मतलब एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे एक एग्ज़ाम पेपर होता है, उसके हम एक आंसर की लेके हम एग्जामिन कर सकते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको कैसे एग्जामिन करें, उसके लिए हम चेक करेंगे एप्लीकेबल एफआरएफ। अब एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होता है? ये तो या तो इंड एस हो सकता है या तो एएस हो सकता है। और हम प्रेजेंटेशन के लिए चेक करेंगे शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज, ये सब अब एज़ पर दीज प्रिंसिपल्स है या नहीं। उसके बाद में हमें अब ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई एएस वाली एंटिटी को इंडेस नहीं लगा रहे कि भाई मेरे को इंडेस आ रहा है तो मैं इंडेस लगाऊंगा, जा, ऐसे नहीं चलता है। इसलिए एप्लीकेबल एफआरएफ लगाना चाहिए, सिर्फ जो एप्लीकेबल है ना सिर्फ वही लगाना चाहिए। ओके। उसके बाद में मैंने पढ़ा था कि जैसे अब ऑडिट रहता है, उसके अंदर हमें किस चीज़ से डरना चाहिए। तो हमारे सर ने कहा कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डर नहीं लगता साहब, हमें मिस स्टेटमेंट से डर लगता है। तो मिस स्टेटमेंट, कौन सी मिस स्टेटमेंट, इससे हमें डर लगता है साहब। और इसके लिए अब ऑडिटर क्या करेगा? इसके लिए ऑडिटर जो है देखेगा कि ये मिस स्टेटमेंट जो है मटेरियल है या नहीं। अब ये मटेरियल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा ऐसे 320 से, जो बाद में पढ़ाएंगे हमारे सर। ओके। अब हम देखेंगे कि क्या ऑडिटर फुल अश्योरेंस, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है क्या? Absolute assurance. Can an auditor give absolute assurance? Answer is no. क्यों नहीं दे सकता भाई? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग होते हैं, जिसके अंदर 4 चीज़ें होती है, 4 बातें होती है। उसके अंदर होती है कि उनकी मजबूरी, हमारी मजबूरी, और क्या 2 चीज़ें और थी, उनकी मजबूरी, हमारी मजबूरी, हाँ, टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम, ठीक है, हम इसके लिए टाइम बोलते हैं, टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड अदर मैटर्स। अभी उनकी मजबूरियाँ, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर एस्टीमेट्स लगते हैं। एस्टीमेट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है, ठीक है। और इसमें जजमेंट लगता है। जजमेंट किसका लगता है? मैनेजमेंट का लगता है। तो सभी चीज़ों में मैनेजमेंट जो है एस्टीमेट करती है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी मैनेजमेंट लगाएगी जो अप्रोप्रिएट है, नहीं है। डिस्क्लोजर भी मैनेजमेंट करेगी। तो सभी कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट ही कर रही है। और इनको भी ऐसे हो सकता है ना, कोई चीज़ें रहती है, जैसे कि अभी किसी ने ख़रीद लिया कुत्ता, अब किसी को पता नहीं होगा कि कुत्ते का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए बिज़नेस में। तो उस चीज़ में मैनेजमेंट अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करने का मेथड बदल सकती है। ऐसे तो ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। उसके अंदर थी हमारी मजबूरी। हमारी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, रिसोर्सेस भी कम है, और हम सीए भी बहुत कम तादाद में है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बड़ी बड़ी बातें हैंडल करने के लिए बड़े बड़े सीएस चाहिए, ज़्यादा सीएस चाहिए। पर ज़्यादा सीएस है नहीं इस दुनिया में, इसलिए आईसीआई लाने वाला है ज़्यादा सीएस, ठीक है। तो हमारे पास वक्त कम है, तो हम 100% टेस्टिंग तो नहीं कर सकते। अब ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, वो कौन देता है भाई? वो मैनेजमेंट देती है। तो हमें जो कुछ भी मिलता है वो मैनेजमेंट से मिलता है। और तीसरा, फ्रॉड, मतलब
ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मैनेजमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है हमसे। अगर इतना सफाई से छुपा लिया कि हम पकड़ नहीं सकते तो हम क्या ही करें, क्योंकि ऑडिटर इज़ नॉट अ ब्लड हाउंड, ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग। हमारा काम है ऑडिट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, नहीं तो हम फ्रॉड कैसे पकड़े। और दूसरा हम बात करते हैं अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में हम बोलेंगे कि जो देखो नो क्लार, मतलब अभी बहुत सारे लॉज रहते हैं, हमें सारे के सारे लॉज की जानकारी नहीं है, तो फिर हम क्या करें, उस लॉज में पेनल्टी वगैरह लग गई तो हम बोल नहीं सकते। इसलिए भाई ये हम पढ़ेंगे ऐसे 250 नहीं, हाँ 250 में। अब नेक्स्ट वाला है क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड, अगर फ्रॉड एक जन ने किया है तो पकड़ना इजी है, पर फ्रॉड अगर बहुत लोगों ने किया है तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है दया, दरवाज़ा तोड़ नहीं सकते यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वाला है रिलेटेड पार्टी। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो भी खतरा है, इसलिए हम उसके लिए मिसस्टेटमेंट का खतरा रहता है, इसलिए हम रीज़नेबल एश्योरेंस देंगे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। और तीसरा है कि अगर ऐसी वैसी चीज़ें हो गई बिज़नेस में, ऐसी वैसी चीज़ें हो गई बिज़नेस में तो बिज़नेस भाई कल को बंद ही हो जाएगा, इतने घपले करोगे तो हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में है। इसीलिए मिसस्टेटमेंट हम सारी की सारी डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम रीज़नेबल एश्योरेंस देंगे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे। ओके, अब हम पता लगाएंगे कि हम ऑडिट करेंगे कैसे, इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी कहलाएगी हरी बाजी को जीतना, नहीं वो नहीं, ऑडिट एविडेंस कहलाएगी। ऑडिट एविडेंस, वो ऑडिट एविडेंस ही दोस्तों कहलाता है, जो हो सफिशिएंट और जो हो अप्रोप्रिएट। ओके, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और अप्रोप्रिएटनेस मतलब रिलेवेंस और रिलायबिलिटी। क्वांटिटी माने क्या, अभी मतलब कि अगर हमें लगता है कि इस कंपनी में ज़्यादा घपले होने वाला है तो हम हमारी जो सैंपल है उसका साइज़ बढ़ा देंगे, हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ज़्यादा चेक कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम जो हमने सैंपल्स लिए हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब एकदम जेन्युइन ट्रांजैक्शंस वगैरह लगते हैं, तो फिर हमें अगर कम भी लेंगे सैंपल्स तो भी चलेगा। लेकिन हमें लगता है कि क्वालिटी गई खड्डे में, क्वालिटी गई तेल लेना, क्वालिटी कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर हम क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे। ओके, रिलेवेंस माने क्या, अभी हमें पता रहना चाहिए कि रिलेवेंस माने क्या। रिलेवेंस माने हम पहले चेक करेंगे कि असर्शंस, हमारे असर्शंस के सेटिस्फैक्शन के लिए हमें ऑडिट एविडेंस मिल रहा है क्या। जैसे कि डेटर हो गया, तो डेटर के लिए हमें असर्शन चेक करने हैं ERCV, मतलब एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस। एग्जिस्टेंस मतलब डेटर है या नहीं है, हम कैसे पता लगा लेंगे, हम किसी को डेटर को फ़ोन करके पूछ लेंगे भाई तो वो इस कंपनी का डेटर है ना, तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे तो हमें उसका मिल जाएगा, एग्जिस्टेंस है या नहीं पता चल जाएगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो चीज़ें जो डेटर्स वगैरह जो बता रही है कंपनी, उसके ऊपर सच में कंपनी ने सेल्स किए हैं ना। कंप्लीटनेस, अभी कंप्लीटनेस मतलब कभी कभी हमें पता कैसे चलेगा कि जो
डेटर्स सारे के सारे रिकॉर्ड हुए या कुछ छूट गए, तो हम चेक करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट डेट के होने के बाद के 4-5 महीने का बैंक स्टेटमेंट। उससे हमें पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर हमारे अकाउंट में डेबिट्स हुए तो हम देखेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट्स मिले तो हम देखेंगे कि ये भाई हमारे कोई सेल वाली पार्टी तो नहीं है, हमारी कोई डेटर तो नहीं है। इससे हमें मिल जाएगा कंप्लीटनेस के लिए असर्शन, मतलब बैंक स्टेटमेंट्स भी हम चेक कर सकते हैं। और वैल्यूएशन के लिए हमें देखना पड़ेगा एजिंग जैसी चीज़, जैसे कि हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। भाई अब हमारे पास 3 साल से पड़ा हुआ डेटर है और वो डेटर जो है हमें 3 साल से पैसे दे नहीं रहा है। डेटर एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, मगर क्या उसकी वैल्यू सही है? जिसने 3 साल से पैसे नहीं दिए आगे जाके क्या खाक देगा पैसे वो मुझे वापस? तो फिर पता नहीं भाई, मेरे को प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो मैं प्रोविज़न बनाऊंगी हिसाब से कि 6 मंथ्स का क्या रहेगा, 6 मंथ्स टू 1 ईयर से कौन आउटस्टैंडिंग डेटर है, 1 ईयर टू 3 ईयर से कौन आउटस्टैंडिंग डेटर है, और मोर देन 3 ईयर्स से ज़्यादा कौन आउटस्टैंडिंग डेटर है, वो देखूंगी। और उसके लिए मैं प्रोविज़न बना दूंगी 5%, 10%, 15%, ऐसे ऐसे करके। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। तो ये हमने चेक कर लिया कि रिलेवेंस क्या होती है। अब रिलायबिलिटी माने ठीक है, अगर हमें कंपनी से मिलता है कुछ एविडेंस तो हम सोच सकते हैं कि इसमें घपले होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें बाहर से मिल रहा है एविडेंस, कहीं से बैंक रिकॉर्ड से या एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, तो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से इंस्टेड ऑफ जेरोक्स कॉपीज़ वगैरह, तो हम देखेंगे कि हाँ ये एविडेंस हमारे लिए रिलायबल है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हमने कवर किया हमारा यहाँ पे सफिशेंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। उसके अंदर भी हमें मिला है क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी। तो दैट्स इट फॉर आज। थैंक यू। ये था मेरे पहले क्लास का रिवीजन और मैं इसी तरह से रिवाइज करना चाहती हूँ। ओके, बाय बाय। अच्छा, वन मोर थिंग आई मिस्ड, आई थिंक, कि हमें चेक करना पड़ेगा ऑडिट में डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एसीपीडी एंड स्टेटेड एसीपीडी। एसीपीडी मतलब क्या? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, बस इतना ही अभी के लिए। बाय, टाटा।